मान लीजिए एक गधा है जो आगे चलने को तैयार नहीं, बात नहीं सुनता, अपनी जगह पर अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। अब मालिक सोच में पड़ गया है कि इसे चलाएंगे कैसे। तो मालिक एक आइडिया सोचता है। वो गधे के आगे कुछ खाने की चीज़ लटकाता है, इतने पास कि उसे दिखता रहे लेकिन इतने दूर कि उसके मुंह में भी ना आए। गधा चलता है। उसे लगता है कि बस 2 कदम और फिर गाजर उसका हो जाएगा, खाना उसका हो जाएगा, लेकिन उससे खाना फिर भी नहीं मिलता। ऐसा क्योंकि अगर हो गया तो गधा फिर से रुक जाएगा। मालिक फिर दूसरी चीज़ करता है, डंडा दिखाता है, यानी अगर चलेगा नहीं तो मार पड़ेगी। अब गधा 2 वजहों से चलता है। एक तरफ वो गाजर पाने की उम्मीद है उसको, और दूसरी तरफ डंडे का डर। यानी असली कंट्रोल तब बनता है जब इनाम की उम्मीद भी हो और सज़ा का डर भी। इसी सोच को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कहा जाता है। यही अप्रोच बाद में मुल्कों पर भी लागू होती है, वर्ल्ड ऑर्डर पर भी लागू होती है। बड़ी ताकतें छोटे देशों से कहती हैं कि अगर हमारी शर्तें मान ली जाएंगी तो शांति बनी रहेगी, गाजर मिल जाएगा, कैरेट। नहीं मानी तो आपको डंडे से मार पड़ेगी, स्टिक, नुकसान झेलना पड़ेगा जंग के रूप में। यानी नेगोशिएशन के टेबल पर गाजर भी है और डंडा भी है। लेकिन कई बार गाजर और डंडा दोनों टेबल पर होते हैं और बात नहीं बन पाती, जैसा अमेरिका और ईरान के केस में हो रहा है। और ये हम नहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं। अब्बास अरागची का कहना है कि धमकियों के साथ कोई बात हम करने ही नहीं वाले। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी किसी भी समय ईरान पर हमला कर देंगे। अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात कर चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी को अपने ट्रूथ सोशल पर भी ईरान को वार्न किया। कहा कि अगर ईरान जल्दी से जल्द न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील नहीं करता तो इस बार हमला और भी ज्यादा घातक होगा। क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा 1 साल के भीतर? क्या ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के पूरे बैटल ग्रुप से लड़ ले? और अमेरिका की ईरान के पास तैनाती जून 2025 से कैसे अलग है, जब उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था? यही सब जानेंगे राजदूत के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं ट्रंप की धमकी से जो उन्होंने ईरान को दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि एक मैसिव आर्माडा, एक बड़ी फ्लीट ईरान की तरफ बढ़ रही है। ये फ्लीट वेनेजुएला वाली फ्लीट से बड़ी है और इसमें सबसे बड़ा जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी शामिल है। उम्मीद है ईरान जल्दी नेगोशिएट करेगा और एक फेयर डील करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल नहीं रखेगा। टाइम बचा नहीं है, ख़त्म हो रहा है, बहुत कम बचा है। मैंने ईरान से पहले कहा था कि डील कर लो, उन्होंने की नहीं, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ जिसमें ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा। अगला हमला उससे कहीं ज़्यादा बुरा होगा, ऐसा दोबारा मत होने दीजिए। इस पोस्ट के बाद दुनिया भर के एनालिस्ट अलग अलग सिनेरियो पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला कैसे करेगा, कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे और ईरान कैसे जवाब दे सकता है। क्या ईरान वाकई एक अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप से निपट सकता है? तो आइए इस पर गौर करें। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन इंडो पैसिफिक इलाके में पहले तैनात था, लेकिन उसे अचानक घुमाकर पर्शियन गल्फ की तरफ भेजा गया है। पिछले 1 हफ्ते से जहाज ने अपनी लोकेशन पब्लिक नहीं की है। जहाज पब्लिक करता भी नहीं है, ओसेंट वाले उसको ट्रैक करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी के दिन फ्लाइट ट्रैकर पर एक एयरक्राफ्ट दिखा जो गल्फ से उड़कर ओमान में लैंड हुआ। इस आधार पर माना जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ओमान के कहीं पास ऑपरेट कर रहा है। बहुत बड़ा शिप है, 333 मीटर कुछ इसकी लंबाई है। चलता फिरता नेवल एयर स्टेशन है। न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है तो इसे अपने लिए फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, महीनों तक समंदर में रह सकता है। बस इससे उड़ने वाले फाइटर जेट्स और बाकी एयरक्राफ्ट्स के लिए फ्यूल स्टोर किया जाता है। 1 लाख टन से ज़्यादा इसका वजन है, फिर भी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है। 60 से 65 एयरक्राफ्ट इस पर तैनात रहते हैं। एयरक्राफ्ट मतलब फिक्स विंग एयरक्राफ्ट भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इनमें F-18 फाइटर्स हैं, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए E-18 ग्राउलर्स हैं। इनके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जेट्स और एंटी सबमरीन ऑप्स के लिए हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इन एयरक्राफ्ट्स की संख्या 60-65 से 90 तक बढ़ाई जा सकती है और इन सबको मैन करने के लिए 5000 नौसैनिक और नेवल एविएटर्स जहाज पर हैं। चलता फिरता एयरपोर्ट समझ लीजिए आप, चलता फिरता शहर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे तगड़ी चीज़ है इसके कैटपुल्ट्स, यानी वो गुलेल जिससे समंदर में जहाज लॉन्च किए जा सकते हैं। ये कैटपुल्ट फाइटर्स के साथ साथ मीडियम साइज के फिक्स विंग एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं, जैसे E-2 हॉकाई।
जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के काम आते हैं। और ये यूएस नेवी को वो एज देता है जो दुनिया में अभी किसी और नेवी के पास नहीं है। चीन ने ये काबिलियत अभी अभी हासिल की है, लेकिन जो एक्सपीरियंस यूएस के पास है वो चीन के पास भी नहीं है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का क्या फ़ायदा होता है, अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी जो डिफेंस अपडेट आती है हर हफ्ते की फौजी, उसको ज़रूर देखिएगा। खैर, वापस लौटते हैं राजदूत पे। यूएसएस लिंकन के साथ कई डिस्ट्रॉयर्स और कम से कम एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी है। इनका प्राइमरी रोल है लिंकन को सेफ रखना, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये हमले में भी हिस्सा लेते हैं। और ये हुई यूएस नेवी की बात। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में बीते दिनों में कम से कम 10 F-15 जेट्स और थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजे हैं, ताकि वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा हो सके। ये बिल्डअप उस समय से काफ़ी मिलता है जब जून में अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, लेकिन इस बार पैमाना थोड़ा छोटा है। पिछली बार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स थे, इस बार 1 है। अमेरिका वैसे भी मिडल ईस्ट में पहले से ही काफ़ी फोर्सेस रखता है। लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक अलग अलग एयरबेसेस पर हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 10,000 कतर के अल उदैद एयरबेस पर हैं। सेंटकॉम का वहाँ हेडक्वार्टर है यूएस की। इसके अलावा अमेरिका के बेस जॉर्डन में है, सऊदी अरब में है, ओमान में है, बहरीन में है, यूएई में तो हैं ही। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस पर और ज़्यादा फाइटर जेट्स भेजे हैं। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि अल उदैद एयरबेस की जो सैटेलाइट पिक्चर्स ली जा रही हैं उनमें कुछ नए बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। पिछले साल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इसी बेस पर मिसाइल्स दागी थी। शायद अब वहाँ नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा रहा है ताकि उसे और सेफ बनाया जा सके। अब अमेरिका ने तो पूरी तैयारी कर ली है, पर क्या ईरान इन सारी तैयारियों का सामना कर सकता है? क्या उसके पास इतनी फोर्स है? इंडिया टुडे में सीनियर डिफेंस एनालिस्ट संदीप उन्नीथन अपनी रिपोर्ट में इससे जुड़ी चीज़ें बताते हैं। उनके आलेख के मुताबिक ईरान की एयरफोर्स काफ़ी पुरानी और कमज़ोर मानी जाती है, और कारण है कि लंबे समय से ईरान पर सैंक्शंस हैं। जो फाइटर जेट्स हैं पुराने हैं, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कुछ प्लेन के पार्ट्स ईरान स्मगल करके दूसरे देशों से लाता है और उसका भी नंबर बहुत कम है। लेकिन ईरान मिसाइल्स के मामले में बहुत आगे है। उनके पास शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर भी शायद उन्होंने काम किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी तेज़ होती हैं कि सामने वाले के पास जवाब देने के लिए टाइम नहीं होता है रिएक्ट करने का। ईरान कहता है कि उसके पास फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी शिप हिटिंग मोड में उसने बदला है। शिप हिटिंग मोड क्या है? आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी ज़मीनी स्टेशनरी टारगेट को हिट करने के लिए होती हैं जो हिलता नहीं है, लेकिन शिप हिटिंग मोड में मिसाइल को इस तरह ऑपरेट किया जाता है कि वो एक मूविंग टारगेट को हिट कर सके, जैसे शिप है वो सेल करता है। ऐसा 2024 में भी हुआ था जब हूती विद्रोहियों ने ईरान की मदद से मर्चेंट शिप्स और वॉरशिप्स को निशाना बनाया था। मतलब ईरान अगर चाहे तो अब्राहम लिंकन को टारगेट करने की वो कोशिश कर सकता है। क्योंकि क्वालिटेटिव एज नहीं है तो एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज हमले की जगह क्वांटिटी और वॉल्यूम में हमला होगा। जैसे वो बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स एक साथ दागेगा ताकि अमेरिकी एयर डिफेंस ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे और कुछ मिसाइल्स पेनिट्रेट कर जाएं, और इनकी आड़ में फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च करने की कोशिश होगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ की ज्योग्राफी। अमेरिकी कैरियर्स शायद पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान जैसी तंग जगहों में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ ईरान की मिसाइल्स ईजिली पहुँच सकती हैं। लिंकन ज़्यादातर खुले समंदर में रहेगा, अरब सागर में, और ओमान की पहाड़ियों का इस्तेमाल कुछ हद तक अपने डिफेंस के लिए करेगा, क्योंकि इससे आगे जाने पर ईरान की जो कोस्टल मिसाइल फोर्सेस हैं आसानी से उसको हिट कर सकती हैं। अगर कैरियर वहां जाएगा तो मिसाइल्स को एक्सपोज हो जाएगा। ऐसे में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत खर्चीला भी होता है। कैरियर्स आमतौर पर खुले समंदर में रहते हैं, जैसे यहाँ अरब सागर है। यहाँ वो तेज़ी से मूव कर सकते हैं और मिसाइल्स के लिए आसान टारगेट नहीं रह जाते हैं। हमने पहले भी बताया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, ईजी नहीं होगा हिट करना। और यही ईरान के लिए एक दिक्कत भी है। टारगेटिंग कैसे होगी? एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेबल नहीं रहते, तेज़ी से चलते हैं, रूट्स बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं। किसी भी मिसाइल को हिट करने के लिए एक तो ईरान को चाहिए होगी रियल टाइम सैटेलाइट निगरानी, दूसरा डेटा सिस्टम और तुरंत लॉन्च करने का सिस्टम, जो उसके पास अभी तो नहीं है। चाइनीज़ इंटेलिजेंस उनके पास में होगी, लेकिन कितना काम करेगी सोचने वाली बात है। यानी चाहे ईरान के पास कितनी भी मिसाइल्स हों, एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल हम नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल है। लिंकन वैसे भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और सेफ्टी के कई लेयर से डिफेंड किया गया है। डिस्ट्रॉयर्स की स्क्रीन है, सबमरीन्स वहाँ पे हैं, फिर एयरक्राफ्ट भी लॉन्च करेगा ही वो।
लेकिन जब हम बता रहे हैं कि ईरान के लिए ये चीज़ मुश्किल हो सकती है, तो एक बात समझने वाली भी है हम सब के लिए। कैरियर बैटल ग्रुप से आमने सामने की लड़ाई तो ईरान के बस की नहीं है, लेकिन ईरान के लिए स्थिति आज नहीं बनी। दशकों से उसके जो प्रतिद्वंद्वी हैं उससे ज़्यादा ही ताकतवर हैं। इजराइल, अमेरिका और दूसरे अरब मुल्क उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। ऐसे में ईरान क्या करता है, वो खेल के नियम बदलने की कोशिश करता है। कभी नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ करता है, इजराइल जैसे हाईटेक फौज का सामना करने के लिए वॉल्यूम का सहारा लेता है। इजराइल और अमेरिका के हमलों ने ईरान को कमज़ोर तो किया, लेकिन उसे अपने अटैक को सुधारने का मौका भी दिया। 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान ने ज़्यादा एडवांस और लंबी दूरी की मिसाइल्स अलग अलग जगहों से दागी। हमलों का समय बदला, कुछ चीज़ों ने काम किया, कुछ चीज़ों ने काम नहीं किया। उनके लॉन्चर्स तो बहुत तबाह हुए। अगर उस एक्सपीरियंस से ईरान ने कोई सबक लिया होगा, तो वो इस बार बेहतर तैयारी से भी उतर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उस युद्ध में ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी, जिनमें से लगभग 86% को अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रोक दिया था। लेकिन कुछ मिसाइल्स ज़्यादा आबादी वाले इलाकों और डिफेंस साइट्स पर लगी। 28 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही ईरान ने तब 1000 से ज़्यादा ड्रोन भेजे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 इजराइल में गिरे। इसने एक चीज़ ये दिखाई कि दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी फेल हो सकते हैं एक सर्ज में, और उनको ब्रीच किया जा सकता है। ईरान और अमेरिका को 12 दिन की उस जंग से एक दूसरे की कमजोरियों का थोड़ा तो अंदाज़ा हो ही गया है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक करने की धमकी देता है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। लेकिन ये हॉर्मुज वगैरह ब्लॉक करना तभी होगा जब स्थिति चरम पर जाएगी। ईरान के पास एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी मंडरा रहा है। अगर ट्रंप का प्लान सफल होता है तो ईरान वाकई कमज़ोर पड़ सकता है और ट्रंप फिर अपना ध्यान रिजीम चेंज पर लगाएंगे। लेकिन ईरान की सरकार इतनी आसानी से टूटेगी नहीं, क्योंकि उसकी बनावट ही अलग है। आप 1-2 लोगों को मार के ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सकते। वहाँ धर्म का रूल है, जहाँ लोगों पर कंट्रोल और बाहर के दुश्मनों से तनाव को ही सत्ता चलाने का तरीका बनाया गया है। पिछले 47 सालों में इस सिस्टम ने खुद को बचाए रखने के तरीके सीखे हैं, कैसे प्रोटेस्ट को हैंडल करना है, ईरानी नेशनलिज्म से लोगों को कैसे बांध के रखना है। ये सारी चीज़ें ईरान के सत्ता में बैठे लोगों को बहुत अच्छे से आती है, एक्सपर्ट्स हैं वो। इसीलिए ईरान की जो सत्ता है वो लड़ाई के लिए भी तैयार रहती है, ज़रूरत पड़ने पर समझौता करने के लिए भी तैयार रहती है। पहले भी कई बार सरकार अंदरूनी विरोध और भारी दबाव में फंसी, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वापस निकल के आ गई संकट से। इजराइल और अमेरिकी हमलों को लेकर जून 2025 में भी ये कहा गया था कि रिजीम चेंज होगा, जनता प्रोटेस्ट करेगी। वहाँ शाह का बेटा ट्वीट करने लगा। लेकिन इन हमलों ने इस्लामिक रिजीम को ही एक ब्रीदर दे दिया। लोग इस्टेब्लिशमेंट के पीछे लामबंद नहीं हुए तो रिजीम के खिलाफ भी नहीं हुए। आम ईरानी ने यही महसूस किया तेहरान से भागते हुए कि उसके देश पर एक बाहरी हमला हुआ है। उस मर्तबा मेन खिलाड़ी इजराइल था, जिससे अमेरिका पर्दे के पीछे से हाँक रहा था। लेकिन इस बार सामने खुद पीस मेकर हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कुछ दिन पहले ईरान की जनता को बचाने के वादे कर रहे थे और अब वहीं हमला करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उनका असली मकसद रिजीम चेंज हो सकता है, लेकिन ईरान में सत्ता बदलना, जैसे हमने पहले भी बताया, आसान नहीं होगा। वहाँ की लीडरशिप आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है, कोशिश तो बिल्कुल करेगी। उनके पास IRG जैसे कट्टर फोर्सेस हैं, ऊपर से चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट भी है। वैसे ये एक सोचने वाली बात होगी कि ये 3 देश ईरान के रेस्क्यू के लिए आएंगे या नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर बताई जा सकती है कि सिर्फ हवा और समंदर से हमला करके ईरान की सरकार को नहीं गिराया जा सकता। ज़मीनी हमला करना पड़ेगा, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा तेहरान को, और यही डोनाल्ड ट्रंप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का इतिहास ज़मीनी हमलों में अच्छा नहीं रहा है। वियतनाम, अफगानिस्तान बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। और मदुरो जैसा सर्जिकल ऑपरेशन यहाँ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, अभी इस पर विचार है, बहस है। जब तक ईरान की अपनी फोर्सेस उसके साथ हैं रिजीम के, तब तक वहाँ के सत्ता का टूटना मुश्किल है। तो जब बहुत मुश्किल है तो ट्रंप ईरान में असल में करना क्या चाहते हैं, ये अभी किसी को साफ नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके कई रास्ते हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि अमेरिका सिर्फ दिखावटी हमले करे, जैसे ईरान के IRGC पर, जो कि हाल के दमन में आगे रहे हैं अभी प्रोटेस्ट वगैरह में। इससे ट्रंप कह सकेंगे कि उन्होंने अपनी वार्निंग पर अमल किया, लेकिन ईरान की सरकार सीधे खतरे में भी नहीं आएगी। दूसरा रास्ता इससे कहीं बड़ा होगा, खतरनाक होगा। पूरी सरकार को गिराने के इरादे से बड़े हमले होंगे, जिसमें ईरान की टॉप लीडरशिप को हिट किया जाएगा। वैसे अरब और यूरोप के देशों को इसमें बहुत भारी डाउट है कि यह तरीका वर्क करेगा, क्योंकि इसके लिए कई दिन या कई हफ्तों तक बॉम्ब करना पड़ेगा तेहरान को।
बड़ी लड़ाई भी छिड़ सकती है। इजराइल भी ईरान की मिसाइल ताकत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और इसी डर से सऊदी अरब और यूएई ने अपने एयर स्पेस से हमला करने की इजाज़त देने से मना किया। कम से कम बोल तो रहे हैं, क्या पता इन्हीं की ज़मीन से हमला हो भी जाए। एक तीसरा ऑप्शन ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में वेनेजुएला जैसी कोई पिक्चर बने। बहुत सबसे अनलाइकली वैसे यही ऑप्शन है, जिसमें अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को हटाने के बाद बची हुई सरकार से कोई डील करे, जैसा वेनेजुएला में हुआ। हालांकि एक संभावना यह भी है कि अमेरिका और ईरान आपस में कोई डील कर ही लें और हमला हो ही ना। ट्रंप के मिडल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि ऐसी डील में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल्स शामिल होंगे, लेकिन ईरान के नेता ट्रंप की पुरानी चेतावनी भूले नहीं होंगे, जब उन्होंने जून में 2 हफ्ते का वक्त दिया था और 3 दिन बाद ही ईरान पर बम गिरा भी दिए थे। अभी का तो अपडेट ये है कि यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरवानी ने यूएन को चिट्ठी लिखकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर आपत्ति जताई है। ईरान का कहना है कि ट्रंप का यह कहना कि ईरान की ओर एक बड़ी नेवी भेजी जा रही आर्माडा यूएन चार्टर का उल्लंघन है और इस सीधे तौर पर ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी है। इसी के साथ ईरान ने यह भी कहा है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के आधार पर बातचीत को तैयार है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर उस पर ज़्यादा ही प्रेशर डाला गया तो वो खुद का बचाव करेगा और पहले से ज़्यादा कड़ा जवाब देगा। 28 जनवरी को एक्स पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि उनकी फोर्सेस किसी भी तरह के अटैक के लिए तैयार हैं। तेहरान हैज़ देयर फिंगर्स ऑन द ट्रिगर, यानी घोड़े पर उंगली रखी हुई है। ईरान को लेकर अमेरिका के अलावा ईयू भी एक्शन में है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास ने कहा है कि ईयू अब ईरान पर और सैंक्शंस लगाने जा रहा है। उनका कहना है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते ईयू आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। इन प्रतिबंधों में उन खास लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा जो प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि इसके बावजूद ईरान से बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होंगे। तो ये अभी तक के अपडेट्स हैं। एक डेवलपिंग स्टोरी है, आगे जो भी कुछ होता है हम आपको राजदूत में ज़रूर बताएंगे। आज का राजदूत तैयार किया था रिया ने और आयान ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।